दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बी आर गवई, उनके बारे में जब वो पदासीन हुए थे इस पद पर, तो उनकी पृष्ठभूमि के बारे में खास तौर से चर्चा की गई थी कि वो देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्रधान न्यायाधीश होंगे और देश के पहले बौद्ध न्यायाधीश होंगे। ये उनकी ये इस बात का उनकी जो इनकी ये विशेषता का उनकी जो निजी इस विशेषता का उल्लेख क्यों किया गया था, ये बात छुपी नहीं है। लेकिन जस्टिस गवाई ने इन विशेषताओं के आधार पर जो एक उनके बारे में जो धारणाएं बन सकती थी, उन धारणाओं को पूरी तरह से अभी तक की अपनी जो है पूरी दौर में अभी तक के अपने कार्यकाल में पूरी तरह से निर्मूल साबित किया है। उन्होंने साबित किया है कि वो भले ही उनका जो है उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का पूर्वाग्रह हावी नहीं है। किसी तरह की उनका रुख उसके अपनी पृष्ठभूमि की वजह से कहीं पर भी वो अतिवादी उनका रुख नहीं दिखाई देता। वो बहुत ही जो एक तरह से बहुत न्यायिक संतुलन की अपेक्षा जो एक प्रधान न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए न्यायाधीश से की जाती है, मिलॉर्ड से की जाती है, तो वो उसका प्रदर्शन कर रहे, उसमें कहीं कोई खोट नहीं ढूंढ सकता। बहुत ही संतुलित तरीके से वो अपने दायित्व का निर्वाह करने का आभास उन्होंने कुछ अल्प समय में ही दिलाया है। वैसे तो वो 6 महीने के लिए ही हैं और सरकार भी उससे आश्वस्त हो गई। सरकार भी ये समझ गई कि जो जस्टिस गवई हैं वो एक मामले में वो इस बात के मुतमईन हैं कि व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। व्यवस्था को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए या किसी किस्म के अति उत्साह की वजह से तो ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई निर्णय न्यायपालिका के माध्यम से पारित नहीं होना चाहिए जिससे व्यवस्था के लड़खड़ा जाने का खतरा पैदा हो जाए, व्यवस्था में एक टकराव की स्थिति की पैदा हो जाए। तो कई ऐसे फैसले रहे जिनमें कई ऐसे मामले रहे जिनमें लोगों को उम्मीद ये थी। वैसे वक्त का ही मामला था तो लोग कह रहे थे कि वो जो है वो चूँकि वो एक दलित समाज की पृष्ठभूमि से आए और एक बौद्ध हैं, तो वो उस मामले में वो सरकार को अन्याय नहीं करने देंगे। लोगों की धारणा ये थी, जो एक वर्ग था, कि वक्फ के मामले में वक्फ का कानून बना के सरकार जो है वो अन्याय कर रही, मुसलमानों के साथ अन्याय करने के लिए ये कानून बनाने की कोशिश कर रही। लेकिन जब ये कानून पर एक तरह से उनको इसका ट्रायल करने का मौका मिला, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इसकी संवैधानिकता में कोई भी त्रुटि नहीं है। और उन्होंने कई बार जो मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड थे उनके जो वकील के तौर पर जो खड़ रहे थे दिग्गज अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज अधिवक्ता कपिल सिब्बल, उन्होंने कई ऐसे सवाल पूछ लिए कि लोग ये जो है ये लोगों को उनके बारे में सोचने का, पुनर्विचार करने का जो है वो उनके लिए मजबूर होना पड़ा। और लोगों को क्या लगा कि क्या उनकी भी वो भी जो है चंद्रचूड़ की तरह कहीं जो है कहीं सरकार के कृपा पात्र बनने की उनकी भी तो मंशा नहीं है। उनके भी तो कई रिटायरमेंट के बाद की कुछ भावी योजनाएं, कुछ भावी महत्वाकांक्षाएं तो नहीं है। इसलिए वो सरकार के साथ टकराव नहीं लेना चाहते, बल्कि सरकार के लिए एक अपने आप को एक सुविधाजनक प्रधान न्यायाधीश साबित करने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन इन सब का निराकरण उन्होंने जस्टिस गवई ने ये कहते हुए कर दिया कि नहीं, मैं जो है जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उसके बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं किसी भी पद को, किसी भी अन्य दायित्व को स्वीकार नहीं करूँगा जिसमें सरकार की मेहरबानी परिलक्षित हो। ऐसे में मैं किसी भी दायित्व को स्वीकार करने के लिए ऐसे किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकूँगा। ऐसी त्याग भावना
उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए अब बड़ी दुर्लभ हो गई है और इसीलिए स्थितियाँ बिगड़ गई हैं। हमारे यहाँ ये है कि महाजन यानी जो समाज का के अग्रणी लोग हैं उनसे ही जो आम लोग हैं वो उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करते, वो जिस रास्ते पर चलते उसी रास्ते पर चलते, उसी रास्ते पर समाज चल पड़ता है। अगर वो नैतिक है और अपने उसकी नैतिकता का निर्वाह के लिए वो कोई भी कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है, वो कैसे भी प्रलोभन को से वो कैसे भी प्रलोभन को ठुकराने के लिए तैयार है, तो फिर जो आम समाज है उस आम समाज में भी उसका प्रभाव पड़ता है। आम समाज भी फिर उनके त्याग की मूल्यों को का महत्व समझने लगता है, नैतिक मूल्यों का महत्व समझने लगता है और आम समाज में आम लोग भी फिर विचलित होने से रुक जाते हैं। फिर उनके अंदर भी उनकी जो जो ये ऐसी कमजोरियां जिससे वो विचलित हो सकते, उन कमजोरियों पर फिर आम आदमी भी पार प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये दौर ऐसा है जहाँ पर सफलता ही सब कुछ बन गई है, तो ये एक बड़ा विरल दौर है। इसलिए ऐसी स्थिति पर एक नैतिक ढांचा पूरे समाज का टूट गया है। उसके भावी परिणामों को लेके जो संवेदनशील लोग हैं वो इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था जस्टिस गवई की, तो जस्टिस गवई ने तो ये साफ कर दिया कि उनको कोई प्रलोभन नहीं, अगर वो सरकार अगर इस मानसिकता के साथ काम करते कि तब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए, तब वो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। तो एक व्यवस्था का एक पार्ट होने के नाते उनकी जो है ये मंशा और बहुत उचित है और ये बहुत ही विवेकपूर्ण है, बहुत विवेक सम्मत है और इसलिए उनके प्रति और श्रद्धा उन लोगों की भी बढ़ जाती है जो वाकई में निष्पक्ष है। हालांकि वो इस सरकार से काफ़ी नाराज है, लेकिन ऐसे लोग भी देखते हैं कि नहीं, जस्टिस गवई का जो तरीका है उसमें हम कोई खोट नहीं ढूंढ सकते। एक जज का, एक न्यायाधीश का जो एक होना चाहिए, उसका एक सिद्धांत होना चाहिए, उसकी एक जो सोच होना चाहिए, उसके जो है उसका पूरी तरीके से उसका सौटी पर जस्टिस गवई खरे उतरते हैं। अब जस्टिस गवई की हाल के दिनों में फिर एक बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही कि वो लंदन में जो दुनिया के तमाम सारे देशों के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों का जो सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में पहुंचे और सम्मेलन में उन्होंने बड़ी खरी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ पे भी यही बात की, मूल्य और सिद्धांतों की बात की। उन्होंने कहा कि किसी न्यायाधीश को अगर वो ये समझता है, वो अपनी जिम्मेदारी ये समझता है कि न्यायपालिका के प्रति वो लोगों का भरोसा बनाए रखने के हिसाब से वो काम करे, तो उसको जो है कोई भी सेवानिवृत्त होने के बाद में किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैसे उन्होंने तो ये आम बात कही, लेकिन लोग जोड़ रहे कि उनसे जो गोगोई साहब थे जिन्होंने राम जन्मभूमि मामले में फैसला दिया था और बाद में वो राज्यसभा के सदस्य बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया था, सरकार ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाने का उपकृत किया, सदस्य बनाने के लिए उपकृत किया था। तो उन्होंने उसी को लेके जो है इशारा किया कि ये नहीं करना चाहिए, वरना लोग तो आपने जो पद पर रहने के दौरान, न्यायाधीश रहने के दौरान फैसले किए, तो लोग मानेंगे ही नहीं कि आपने निष्पक्षता के साथ फैसले किए। लोग ये मानेंगे कि आपकी जो है मन में पहले से ये बात थी और कि हम अगर सरकार को इस मामले में उपकृत करेंगे तो सरकार भी हमें बाद में उपकृत करेगी। तो आपने जाने अनजाने में जो न्यायपालिका की साख है, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता है, लोगों का जो न्यायपालिका के प्रति भरोसा है, उसको दरकाने का काम किया। लोग कहने लगे कि न्यायाधीश भी तो न्याय तो बिकने वाली जैसी जो एक कहावत है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ हो गई। लेकिन हम नहीं समझते कि उन्होंने ये जो टिप्पणी की, ये टिप्पणी कहीं से भी जो गोगोई साहब को करने के लिए, गोगोई साहब को
लज्जित करने के लिए बात कही। लोगों वही साहब का चूंकि उदाहरण ताज़ा है इसलिए लोग उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी जो जिस ढंग से वो विचार अपने रखते हैं उसमें पूरी समग्रता झलकती है। उसमें कोई ये नहीं रखता कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर या किसी प्रसंग के वजह से पूर्वाग्रह प्रेरित होकर वो अचानक कोई अपना एक उसूल भगाड़ने लगते। ऐसी बात नहीं है। वो जो एक जनरल, एक सामान्य जो नैतिकता का तकाजा उसके अनुरूप एक वो बात कहते हैं। और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे लंदन में ये भी कहा कि जैसे सरकारी पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी राजनीतिक पद के लिए जो है वो राजनीतिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपना सेवा छोड़ने के बाद में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा छोड़ने के बाद नहीं लड़ना चाहिए। कलकत्ते के एक न्यायाधीश थे और उन्होंने बीच में ही उन्होंने अपना जो है पद त्याग कर दिया था जब लोकसभा चुनाव आए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। तो साफ जाहिर हो गया कि वो जब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ के वो जो काम करते थे वो एक तरह से जो न्यायिक उसूल है, जो न्यायिक सिद्धांत है और उसके तहत जो एक पेशेवर ईमानदारी का एक न्यायिक अधिकारी के रूप में जो तकाजा है एक न्यायमूर्ति के रूप में, वो उसका निर्वाह नहीं करते थे। वो जो है उनको एक जो भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक लाइन पर चलती है वो राजनीतिक लाइन उनको सुहाती थी। तो उन्होंने उसी के अनुरूप में फैसले किए ताकि भारतीय जनता पार्टी को माइलेज मिले, इस नाते किया। तो इस रूप में तो ये उन्होंने एक जताया कि ये भी एक तरीका गलत है और इससे जो है न्यायपालिका कलंकित होती है। तो एक तरह से उन्होंने जो है वो आईना दिखाने का काम किया है। लंदन में बैठ के कुछ जो सरकार के उस ढंग के आलोचक हैं जिनको एक तरह से जो अपनी जो पत्रकारी जो निष्पक्षता उससे जो है वो कहीं दूर जा चुके हैं और उनके मन में एक ग्रंथि, एक आलोचनात्मक सरकार को लेकर ग्रंथि घर कर गई है। तो वो तो उसकी व्याख्या इस रूप में कर रहे हैं कि न्यायमूर्ति गवई ने जो लंदन में कहा उससे सरकार जो है बहुत परेशान हो गई होगी, सरकार बहुत दुविधा में आ गई होगी और सरकार जो है उससे मोदी की तो मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। इस ढंग की बातों का वो प्रचार करें, लेकिन हम समझते हैं कि न्यायमूर्ति गवई का उद्देश्य कहीं से भी सरकार को परेशान करना, कहीं से भी मोदी को जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो बदहवास करना वो एक नहीं था। ये उसका जोड़ना जो उनकी भावना है उसके साथ में उसका एक अनर्थकारी मूल्यांकन है, इस ढंग का एक सोच रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है वो बात एक बहुत ही निरपेक्ष ढंग से उन्होंने कही है और सारी चीज़ों से उठ के कही है और वो एक उच्च आदर्शों के अनुरूप उन्होंने बात कही है। इसलिए उसका जो जैसा असर होना चाहिए, मोदी सरकार की सेहत बिगड़ती है या बनती है उसके रूप में एक जो शुद्ध मानसिकता का आदमी है वो उस रूप में उनसे अपेक्षा नहीं करता। उनकी कई बातों को लेकर उस तरह की अपेक्षा नहीं करता। उनकी कई बातों को लेकर जो एक शुद्ध मानसिकता के लोग हैं वो ये अपेक्षा करते हैं कि इसका प्रभाव न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों पर पड़े, न्यायमूर्तियों पर पड़े और वो अपने पेशे की गरिमा को समझें और वो भी जो है इस ढंग की वो जब इस पेशे में आए हैं तो गरिमा ज़्यादा ऊंची, किसी भी प्रलोभन से ज़्यादा ऊंची वो इसको ये गरिमा का अपनी का महत्व समझें। तो वो भी इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि हम जो है जो हमें न्यायिक दृष्टिकोण से उचित लगेगा वो फैसला करेंगे, लेकिन उस फैसले के बदले हम सरकार से, व्यवस्था में बैठे लोगों से कुछ चाहेंगे भी नहीं और यदि वो देने की भी कोशिश करेंगे तो हम हमारे कई फैसले को लेकर लोग कहीं कोई गलत धारणा न बना लें जो हमने कुर्सी पर रहते हुए जो फैसले दिए। तो इसलिए भी हम जो है भले सरकार से नाराज़ ना हो, भले हमको सरकार को पसंद ना आए, लेकिन हम जो है वो उस पद को स्वीकार नहीं करेंगे और हम जो है चुनावी हम इतने जब एक उच्चतम न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में जब जो एक न्यायाधीश की कुर्सी पर जो बैठते हैं तो उसके बाद में जो हमको गौरव हासिल होता है
वो फिर हम उसके बाद में जब हमारी नौकरी पूरी हो जाए उसके बाद में फिर हम राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ें, तो वो राजनीतिक पद तो उस गौरव के सामने बहुत तुच्छ है। तो हमको इस तरह की नादानी नहीं करनी चाहिए। ये अगर ये इस तरह की जागृति, अगर उनका जो उद्बोधन लंदन में दिया गया उद्बोधन है जस्टिस गवई का, वो अगर इस तरह की जागृति पैदा करने में सफल होता है तो फिर उनके उद्बोधन की एक बहुत बड़ी सार्थकता होगी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस शेखर यादव जैसे लोगों के लिए भी एक तरह से एक मिसाल है। न्यायमूर्ति गवई के एक जो न्यायपालिका की परंपराएं क्या हैं, कैसी भी महान परंपराएं हैं, और वो महान उनसे कैसा किसी जो है भावुकता में उसका कैसा उनके जो उन परंपराओं को, उन गौरवशाली परंपराओं को एक तरह से दरगाने का कैसा उनसे अपराध हो गया है। तो वो फिर अपने मन में प्रायश्चित लाएं, और वो जो है उसी जिस उन्होंने जो प्रतिमान बताए हैं जस्टिस गवई ने, उन प्रतिमानों की कसौटी पर शेखर यादव भी जैसे लोग भी अपने आप को उन प्रतिमानों पर उन प्रतिमानों पर खड़े उतरने के लिए अपनी मशक्क़त करें, उसके लिए प्रेरित करें। तो ये बहुत ही जो है ये माना जाएगा कि जस्टिस गवई का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और हमारी जो इस देश की जो न्यायपालिका है इस न्यायपालिका की अतीत में जैसी निर्भीक और जैसी निष्पक्ष और जैसी जो है निर्लिप्त छवि रही है, वो उस छवि को आज फिर से बहाल करने की ज़रूरत है। तो उसके दिशा में अगर उनको एक लगे कि वो जो गौरव की अनुभूति है, जिस ढंग की उन्होंने बताई कि न्यायपालिका की अगर उनको उस संयम को उसको पालन करते हुए अगर एक न्यायाधीश काम करते हैं, तो वो गौरव अर्जित करते हैं, वो किसी भी उस प्रलोभन से बहुत ऊंची है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत जो एक सफल होगा। इसलिए हम उनका न्यायमूर्ति गवई का जो उन्होंने भाषण दिया वहाँ पे लंदन में, उस भाषण के लिए उनका बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका की एक जो है कि पेशेवराना कसौटी पर हमारी न्यायपालिका को बहुत एक आला दर्जे की न्यायपालिका माना जाता रहा है, और वो उसको आगे भी माना जाता रहे। इसके लिए न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, हमारे जो माननीय हमारे न्यायमूर्ति हैं, वो इसके लिए अगर उनसे जो भूल चूक हुई है उससे दूर उठकर और उसके लिए वो उनसे प्रेरित होकर जस्टिस गवई से, और अब इसके लिए वो जुटेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। हमारी उनसे यही अपेक्षा है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।